गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूँ। इतिहास में मैंने आप सभी को कल की क्लास में मौर्य सभ्यता के अंतर्गत मौर्य सभ्यता का हर एक पॉइंट को मैंने आप सभी को समझा दिया था। तो मौर्य सभ्यता को या मौर्य सभ्यता का जो कहानी था वो मैंने आपको कल ही समाप्त कर दिया था। इसलिए आज की क्लास में मैं आप सभी को मौर्योत्तर काल की कहानी को सुनाऊंगा। अब आप कहिएगा कि सर मौर्य काल तो मैं समझ रहा हूं, ठीक है, जहां तक मौर्य वंश आपको चला वह आपको मौर्य काल कहलाता है, लेकिन यह मौर्योत्तर काल क्या होता है, थोड़ा सा आप हमें यह स्पष्ट कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, मौर्योत्तर काल हम उस काल को कहेंगे जब मौर्य सभ्यता का पतन हो गया था और पतन होने के बाद जिन साम्राज्य का उदय हुआ वह साम्राज्य ही आगे चल करके मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आपको आते हैं। ठीक है, आपका यह भी प्रश्न होगा, सर क्या मौर्योत्तर काल से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों, मौर्योत्तर काल से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी बिहार बोर्ड में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। वो अलग बात है कि कम प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैं यह भी बताऊंगा कि मौर्योत्तर काल से कौन से प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम मौर्योत्तर काल की कहानी काफी अच्छे तरीके से सुनेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको यह नहीं बताया था कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक क्या था और अंतिम शासक को हत्या करने के बाद ही एक नए साम्राज्य का उदय होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मगध का जो अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक यानी धनानंद, ठीक है, तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य साम्राज्य का क्या किया था, तो स्थापना किया था। उसी प्रकार जो मौर्य साम्राज्य है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो आपका मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था? तो प्यारे बच्चों बृहद्रथ। यदि आप चाहें तो इसे आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, अब जो बृहद्रथ था इसका एक सेनापति था। कौन था? सेनापति, यानी बृहद्रथ का खुद का सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का आपको सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग यह आपका ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। अब पुष्यमित्र शुंग यानी ये जो सेनापति था, इन्होंने ही अपने राजा का हत्या कर दिया था। क्या कर दिया था? तो हत्या कर दिया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उनका खुद का सेनापति ने ही क्या किया, तो बृहद्रथ का हत्या कर दिया और हत्या करके उन्होंने क्या किया, एक नए साम्राज्य को स्थापित किया। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग आपको ब्राह्मण था, तो पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, बृहद्रथ को हत्या करके एक नए वंश को स्थापित करता है जिसका नाम वह रखता है शुंग वंश। क्या नाम रखता है? शुंग वंश। ठीक है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग इसका पूरा नाम है, सरनेम क्या है? सरनेम गौर करिएगा, शुंग। ठीक है, जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नाम मौर्य, तो मौर्य से मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया, उसी प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश को स्थापित किया। किस वंश को? तो शुंग वंश को आपको स्थापित करता है। ठीक है, चूंकि पुष्यमित्र जो शुंग था यह किस जाति से था? आपको ब्राह्मण जाति से था। किस जाति से था? तो ब्राह्मण जाति से। इसलिए शुंग वंश से एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है। इस साम्राज्य को हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, तो शुंग वंश यदि पूछा जाएगा कि किस साम्राज्य के अंतर्गत आता है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए शुंग वंश जो था, चूंकि ये तो ब्राह्मण था,
ठीक है, क्योंकि शुंग वंश को स्थापित ही किया था पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि खुद एक ब्राह्मण था, इसलिए यह ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापित करता है और इसका वंश चलता है शुंग वंश चलता है। क्या चलता है? तो शुंग वंश। ठीक है, अब देखिए शुंग वंश का अंतिम जो शासक होता है वह देवभूति होता है। कौन होता है? देवभूति। बस हमको यही याद रखना है, क्योंकि शुंग वंश कभी भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बस अंतिम जान लेते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, अब देवभूति का जो हत्या कर दिया था, इसको कौन हत्या किया? इसको हत्या कर दिया वासुदेव ने। कौन कर दिया? वासुदेव ने। ठीक है, अब वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश को स्थापित करता है। किस वंश को? कण्व वंश को स्थापित करता है। वासुदेव भी ब्राह्मण आपको रहता है, इसलिए कण्व वंश भी ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। किस साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब वासुदेव जो आपका कण्व वंश को स्थापित करता है, तो वासुदेव के समय आते आते, ठीक है, पाटलिपुत्र जो होता है यानी कण्व वंश होता है, काफी सिकुड़ जाता है, यानी पटना तक ही सीमित हो जाता है। कहां तक सीमित हो जाता है? पटना तक, यानी काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, यानी धीरे धीरे। ठीक है, फिर क्या होता है कि कण्व वंश का जो अंतिम जो शासक होता है वह सुशर्मा होता है। कौन होता है? सुशर्मा। और सुशर्मा के मृत्यु के साथ ही जो कण्व वंश है, कण्व वंश आपको कण्व वंश का समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा? तो सातवाहन वंश, क्योंकि हमको यही मेन पढ़ाना है, सातवाहन वंश। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सातवाहन से आप क्या समझते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में आपको वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सातवाहन के लिए हमको इतना कहानी आपको गढ़ना पड़ गया। ठीक है, तो देखिए कण्व वंश के बाद आपको क्या होता है कि पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में एक और वंश की शुरुआत होता है जिसे हम कण्व वंश के नाम से जानते हैं। कण्व वंश खास करके यह आपको दो राज्यों के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। वह राज है यानी कण्व वंश, सातवाहन राज, सातवाहन वंश। ठीक है, अब कण्व वंश जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद सातवाहन वंश की शुरुआत होता है। सातवाहन वंश का क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में था। कहां था? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में था, कृष्णा नदी के तट पर आपको था। ठीक है, सातवाहन वंश। ठीक है ना, इसको समझने में कोई दिक्कत? इसका सातवाहन वंश का जो क्षेत्र कहां से कहां तक था, आपको खास करके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में सातवाहन आपको जो वंश, ये सातवाहन है वो आपको उपस्थित था। जिस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि मगध कहां था, तो आज का वर्तमान बिहार में। मौर्य कहां था? आज का वर्तमान बिहार में। उसी प्रकार सातवाहन जो वंश था आपको महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आपको फैला हुआ था। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को याद कर लीजिएगा, शुंग वंश, कण्व वंश और ब्राह्मण वंश। ये तीनों जो थे आपको किसके अंतर्गत आते हैं? ये तीनों के तीनों आपको ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत। यदि आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये तीनों के तीनों ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी आपको ब्राह्मण थे। क्या थे? तो ब्राह्मण थे। ठीक है, सातवाहन वंश भी, ये भी आपको ब्राह्मण थे, इसलिए ये भी आपको जो है ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत है ना आते हैं। ठीक है, तो देखिए सातवाहन जो वंश है इसका स्थापना कौन किया था, इसलिए हमें स्थापना जानना है, क्योंकि स्थापना ये आपके एग्जाम में कई बार पूछेगा। ठीक है, सातवाहन वंश का जो स्थापना जो किया था वह किया था सीमुक। कौन किया था? तो प्यारे बच्चों सीमुक ने किया था। सीमुक ने कब किया था? तो 60 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, 60 ईसा पूर्व में सीमुक ने सातवाहन वंश को क्या किया था? तो प्यारे बच्चों आपको स्थापित किया था। ठीक है, सातवाहन वंश का यदि राजधानी था तो राजधानी कौन था? इसका राजधानी था प्रतिष्ठान। कौन था? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश का आपको क्या था? सातवाहन का आपको राजधानी था। यह प्रतिष्ठान कहां पड़ता है? तो यह पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? तो प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसका प्रमुख शासक कौन था? सातवाहन का प्रमुख शासन कौन था? जिस हिसाब से हम लोग बोलते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था। उसी प्रकार से
आपको सातवाहन का प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ठीक है, और आश्चर्य की बात यह है कि इस सातवाहन साम्राज्य का जो स्वरूप था वह मातृसत्तात्मक स्वरूप था। कैसा स्वरूप था? मातृसत्तात्मक। मैंने आप सभी को हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक को काफी ज्यादा अच्छे से बताया था। ठीक है, अब मातृसत्तात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी आपको पुरुष होता था वह जब भी नाम लिखता था तो अपने माता का नाम पहले लिखता था। ठीक है, अपने माता का नाम पहले लिख करके फिर वो अपना नाम वो लिखता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सातवाहन में आपको कौन सा सत्तात्मक था? तो मातृसत्तात्मक था। जबकि जब राजा बनता था, जबकि यदि सातवाहन में यदि किसी को राजा बनना है तो राजा आपको स्त्री नहीं बनती थी। भले ही मातृसत्तात्मक स्वरूप था लेकिन राजा स्त्री कभी भी ना बन करके राजा पुरुष ही बनता था। क्या यह कौन बनता था? राजा पुरुष ही बनता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा जो है आपको पुरुष बनता था और समाज का स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक था, अर्थात मां जो होती थी वह प्रधान होती थी। ठीक है, अब सातवाहन में क्या क्या आरंभ हुआ? क्योंकि जो सबसे पहले सातवाहन में क्या आरंभ हुआ पूरे दुनिया में? ठीक है, यानी पूरे भारत में। तो देखिए, भूमि दान प्रथा। ठीक है, अब ये जो प्रथा है भूमि दान प्रथा, यानी पूरा भूमि दान दे देना। ठीक है, तो भूमि दान प्रथा यह प्रारंभ हुआ था सातवाहन से ही। ठीक है, सातवाहन में क्या होता था कि जैसे कोई व्यापारी है, ठीक है, वह ब्राह्मणों को क्या किया करते थे? भूमि दान आपको कर दिया करते थे और भूमि बहुत बड़ा भूमि दान किया करते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि ब्राह्मणों के पास इतना भूमि आ जाता था कि वह क्या करता था? वह खुद का अपना एक साम्राज्य यानी एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर लेता था और वह खुद का राजा बन जाता था। क्या बन जाता था? तो राजा। ठीक है, और इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं सामंती व्यवस्था। क्या? कौन सा व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। यानी सामंती व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि अब भूमि दान प्रथा के अंतर्गत सातवाहन में ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया। पहले इतना कोई दान दिया, फिर कोई इतना दान दिया, फिर कोई इतना दिया, फिर कोई इतना दिया। अब इसके अंतर्गत कभी कभी एक नहीं बल्कि 10-10 गांव दान में चले आते थे। ठीक है, 10-10 गांव का भूमि दान में चले आते थे, जिस कारण आपको क्या होता था कि ब्राह्मण जो है इस दान वाले भूमि के अंतर्गत वह क्या करता था? अपना खुद का एक साम्राज्य बना लेता था और वह खुद का राजा बन जाता था। क्या बन जाता था? राजा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राजा के अंदर राजा हो जाता था। यानी कि एक प्रकार से मान के चलिए, एक तो ये आपको पूरा गोलाकार हो गया सातवाहन। ठीक है, तो सातवाहन अंदर का राजा, फिर सातवाहन अंदर पूछे कि जैसे कि मान के चलिए मेरा राज हो गया सातवाहन। ठीक है, अब मैं सातवाहन राज में मैं आपको रहता हूं, तो बहुत लोगों ने मुझे दान दिया जमीन। अब जमीन दान देते देते 5-10 गांव का जमीन मुझे दान में चला आया, तो उस 5-10 गांव को ही मैं क्या कर लेता था? एक साम्राज्य बना लेता था। यानी सातवाहन के अंतर्गत मैंने एक साम्राज्य बना लिया, उसके अंदर में साम्राज्य बना लिया और उसका मैं राजा बन गया, अर्थात राजा के अंदर वो राजा आपको हो जाता था। तो ये लोग कहलाते थे सामंती कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सामंती। इसलिए इस व्यवस्था को हम लोग सामंती व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और ये गुप्त काल में काफी ज्यादा विकास किया था सामंती व्यवस्था। ठीक है, अब हम देखेंगे सातवाहन का भाषा। यदि सातवाहन का भाषा की यदि मैं बात करूं तो प्राकृत इसका भाषा था। कौन सा भाषा था? प्राकृत भाषा था। जबकि लिपि ब्राह्मी आपको लिपि थी। ठीक है, मुद्रा की यदि मैं बात करूं तो सातवाहन में आपको सीसा का मुद्रा चलता था। किसका मुद्रा चलता था? सीसा का। ठीक है, ज्यादा सीसा का मुद्रा चलता था, चांदी का मुद्रा चलता था, तांबा का मुद्रा चलता था और कांसा का मुद्रा आपको चलता था। ठीक है, तो इस प्रकार से सातवाहन आपको था। ठीक है ना। तो अब आपके एग्जाम में सातवाहन हमेशा से आपको पूछे न जाते हैं कि सातवाहन राज्य से आप क्या समझते हैं या सातवाहन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ठीक, सातवाहन के संस्थापक सिमुक था, जो कि 60 ईसा पूर्व में किया था, जिसका राजधानी प्रतिष्ठान था, जिसका क्षेत्र महाराष्ट्र और
आंध्र प्रदेश में था, यहां आपको भूमि दान प्रथा था, ठीक है, यहां का भाषा प्राकृत था। इस प्रकार से आप काफी अच्छे तरीके से उनको आप व्यक्त कर सकते हैं। यहां से काफी ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि प्राकृत जो भाषा कहां का भाषा था, सातवाहन का, और ये टिक मार दीजिएगा सातवाहन। ये सब काफी ज्यादा पूछा जाता है। ब्रह्मी जो आपका लिपि था वह कहां का लिपि था, तो सातवाहन का आपको लिपि था, ठीक है। इसी प्रकार सीसा का मुद्रा का प्रचलन कहां था, किस या कहां था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सातवाहन में आपको सीसा का मुद्रा का प्रचलन था, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो शासक था किस वंश के अंतर्गत आता है, तो ये सातवाहन वंश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से काफी ज्यादा वस्तुनिष्ठ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब आपको सातवाहन का जब अंत होता है, ठीक है, अंत नहीं कहिए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बाद जो आपका साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है, जो भी आपका साम्राज्य का उदय हुआ उसमें देखा गया कि काफी ज्यादा छोटा छोटा साम्राज्य था, ठीक है, साम्राज्य था लेकिन काफी ज्यादा छोटा छोटा। तो इन्हीं छोटा छोटा साम्राज्य के कारण विदेशी जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि भारत पर आक्रमण किया। क्या किया, भारत पर आपको आक्रमण किया, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि भारत के आपको काफी कमजोर है, सब कोई छोटे छोटे भाग में साम्राज्य में बटा हुआ है, यही मौका है कि मैं आपको भारत पर आक्रमण कर दूं और बड़े से भूभाग को मैं आपको कब्जा लूं। यही सोच करके भारत पर काफी ज्यादा आक्रमण हुआ है, ठीक है, यानी भारत पर काफी ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। उनका जो क्रम है, यानी विदेशी आक्रमण का क्रम है, मैंने क्रम एक लाइन से मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, ये अपने कॉपी में लिखना लीजिएगा, ठीक है। विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, ठीक है। सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था प्यारे बच्चों, वह आक्रमण किया था हिंद यूनानी। कौन किया था, हिंद यूनानी, जिसे हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, बैक्टीरिया जो जगह है बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ग्रीक भी है ना बोलते हैं, ठीक है। तो हिंद यूनानी सबसे पहले आक्रमण किया था, फिर उसके बाद शक आक्रमण किया था, फिर उसके बाद पल्लव आक्रमण किया था, और अंत में कुषाण आक्रमण किया था। कौन किया था, कुषाण। और सबसे ज्यादा जो सफल रहा वह कुषाण ही आपको सफल रहा, ठीक है। और कुषाण ही भारत में कुषाण वंश को स्थापित करता है। किस वंश को स्थापित करता है, कुषाण वंश को। आपके एग्जाम में कुषाण से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो कुषाण को अब यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस पर इसे मैं मिटा देता हूं और मिटाने के बाद फिर मैं कुषाण वंश की शुरुआत करता हूं कि किस प्रकार कुषाण वंश का भारत में आपको स्थापना होता है। कुषाण वंश, ठीक है, हमें यही पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि देखिए पहले यह जान लीजिए कुषाण आखिर है क्या, ठीक है। तो कुषाण जो है मुख्य तौर पर से पहले रहा करता था मंगोलिया देश, मंगोलिया देश का नाम आप सुने होंगे, मंगोलिया, जहां आपको चंगेज खां जो था, चंगेज खां जिस देश का था, मंगोलिया देश का था वही। तो कुषाण जो था वह आपको मंगोलिया देश का था, ठीक है। अब इनसे क्या होता था, इस कुषाण से चीन से काफी ज्यादा झगड़ा होते रहता था, यानी चीन से काफी ज्यादा कुषाण लोगों को झगड़ा होती रहता था, ठीक है। तो चीन में एक आपको कबीला था जिसका नाम था हुनो, ठीक है, हुनो, ठीक है, ये आपका हो गया हुनो, ठीक है। और जो कुषाण जो था, कुषाण जिस समुदाय से बिलोंग करता था, यानी कुषाण जिस समुदाय से आता था, या यूं कहिए कि जिस जाति से आता था, वह था यूची। वो कौन था, वो था यूची, ठीक है। तो हुआ यूं कि चीन में एक महान दीवार बन गया, जैसे हम चीन की दीवार के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि चीन की दीवार
काफी विशाल दीवार है चीन में, है कि नहीं? आपको पता होगा कि चीन में काफी विशाल दीवार है। तो चीन में जब आपको विशाल दीवार जो बना था, तो विशाल दीवार बनने के कारण ये जो हुनों है, हुनों ने यूची को खदेड़ दिया। क्या किया? यूची को खदेड़ दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि यूची को हरा दिया। अब जब यूची ने देखा कि ये जो दीवार है, चीन में दीवार बन गया है, अब मैं कभी भी हुनों से जीत नहीं सकता हूं, इसलिए यूची जो है वो 5 भागों में विभक्त हो गया, यानी 5 भागों में भागना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इन्हीं पर 1 2 3 4 भाग, यानी 5 भागों में से भागना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इसी 5 में से एक भाग कौन है? एक भाग कुषाण है। कौन है? कुषाण। ठीक है, एक भाग आपको कुषाण है। यह कुषाण अफगानिस्तान के रास्ते, किस रास्ते? अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर आता है और भारत पर आक्रमण करके यह क्या करता है? तो कुषाण वंश को स्थापित आपको करता है। कुषाण वंश का यदि संस्थापक की अगर मैं नाम बोलूं तो उसका संस्थापक का नाम है कुजुल कर्फिसेस। ठीक है, कुजुल कर्फिसेस इसका संस्थापक है। ठीक है ना, और कुजुल कर्फिसेस इसका संस्थापक है। लेकिन इस कुषाण वंश में जो सबसे प्रमुख शासक है, सबसे प्रमुख शासक जो है उसका नाम है कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। तो हमें इसी कनिष्क के बारे में जानना है। ठीक है, इसी कनिष्क के बारे में जानना है, इनके जीवनी के बारे में जानना है, इनका योगदान के बारे में जानना है। क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ कनिष्क के ही बारे में पूछा जाएगा, कनिष्क के उपलब्धि के बारे में पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो हम कुषाण वंश को हल्का जानेंगे, ज्यादातर कनिष्क के बारे में जानेंगे। आपको पूछेगा कनिष्क प्रथम, क्योंकि जो भी जानेंगे कनिष्क प्रथम के ही बारे में जानेंगे। इसके बाद भी कनिष्क द्वितीय आता है, लेकिन द्वितीय को जानना नहीं है, सिर्फ कनिष्क प्रथम को ही जानना है। कनिष्क प्रथम ही आपको हो जाता है कनिष्क। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको मिटा देता हूं और जो मेन पॉइंट है वो मैं मेन पॉइंट आपको लिख देता हूं। ठीक है, संस्थापक का नाम मैं लिख देता हूं, संस्थापक। ठीक है, संस्थापक इसका हो गया कुजुल, अभी मैंने बताया, कुजुल कर्फिसेस। इसका हालांकि 2 शाखा था। ठीक है, एक कुजुल कर्फिसेस का शाखा था, एक बीम कर्फिसेस का शाखा था। तो इतना डीपली नहीं जानना है। ठीक है, डीपली नहीं जानना है, सीधे लिखिए कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कर्फिसेस था। ठीक है, कुजुल कर्फिसेस था। ठीक है ना, इसका राजधानी और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, ठीक है, यानी महान राजा यानी कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा यानी कि महान राजा कौन था? तो कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क। ठीक है ना, और इनका जो राजधानी, इसका 2 राजधानी था, दो राजधानी। एक जो पहला जो राजधानी था वो था पुरुषपुर जो आज का आपको पेशावर है, पाकिस्तान में देखिएगा, पेशावर आपको एक शहर है, वही आपको पेशावर। ठीक है, और दूसरा राजधानी मेरठ था इसका। ठीक है, सॉरी, मथुरा था। दूसरा राजधानी क्या था? मथुरा इसका दूसरा आपको राजधानी था। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत अब हम कनिष्क के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस अध्याय में तो बस हमें कनिष्क के ही बारे में, कुषाण वंश में जानना है, क्योंकि कुषाण वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था वो आपको कनिष्क था। ठीक है, तो कनिष्क जो है, सबसे पहली बात क्या, यह बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा यह प्रभावित होता है कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क बचपन से ही ख्वाहिश रखता है कि मैं चीन को मैं हरा दूंगा, मैं क्या करूंगा तो एक दिन मैं चीन को जीत लूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो वंश है, जो यूची है, वो यूची कहां से आया था? वो तो चीन से ही भाग करके आया था, भारत आपको आया था। इसलिए कनिष्क चाहता था कि मैं किसी प्रकार में चीन को मैं आपको हरा दूं। ठीक है,
तो कुषाण वंश का सबसे महान जो शासक था वो कनिष्क जो था। कनिष्क वो क्या करता है, तो आपको काफी ज्यादा बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है। तो बौद्ध धर्म को यह क्या करता है, काफी ज्यादा प्रचार प्रसार भी करता है। क्या करता है, प्रचार प्रसार भी बौद्ध धर्म को करता है। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसी प्रकार कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का क्या किया था, तो आपको प्रचार प्रसार आपको करवाया था। ठीक है, कनिष्क जो है वो क्या करता है, वह चीन पर आक्रमण करता है। क्या करता है, चीन पर आक्रमण करता है। तो जब पहली दफा जब चीन पर आक्रमण करता है तो कनिष्क हार जाता है। लेकिन जब ये दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार जब चीन पर आक्रमण करता है तो यह जीत लेता है, और चीन का जो सिल्क रोड है वो वहां तक उसको जीत लेता है, जो आर्थिक, जो काफी ज्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्व रखता है, कनिष्क उसको जीत लेता है। यानी सिल्क रूट को कनिष्क क्या करता है, तो कनिष्क आपको जीत लेता है। ठीक है, इस प्रकार कनिष्क का जो क्षेत्रफल है, यानी कुषाण का जो क्षेत्रफल है, वह क्षेत्रफल काफी ज्यादा विस्तृत हो जाता है, यानी कि काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाया था, उसी प्रकार कुषाण वंश में कनिष्क ने क्या किया कि कुषाण साम्राज्य का आपको जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आपको फैलाता है। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है कि वह क्या करता है, वह चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। किस संगीति का, तो चौथी बौद्ध संगीति का। संगीति क्या होता है कि एक प्रकार से इसलिए बुलाई जाती है ताकि मान के चलिए कि बौद्ध संगीति है ताकि बौद्ध धर्म के लिए उत्थान के बारे में कुछ कार्य किया जाए, उसे मान के चलिए कि उसे फैलाया जाए, इसलिए आपको जो है संगीति बुलाई गई। तो कनिष्क के इस समय चौथी बौद्ध संगीति आपको बुलाई गई थी। वह बुलाए गए थे कुंडल वन में, आपको बुलाए गए थे कुंडल वन, जो कि आपको कश्मीर में आपको पड़ता है। ठीक है, कनिष्क इतना महान था कि कनिष्क के ही नाम पे जम्मू कश्मीर में एक आपको कनिष्कपुर नामक शहर को स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या है, उस शहर का नाम है कनिष्कपुर नामक आपको शहर को क्या किया गया था, तो प्यारे बच्चों आपको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए जो कनिष्क है, कनिष्क का सबसे ज्यादा हम लोग क्या देखेंगे, तो कनिष्क का इसका पोशाक देखेंगे। इसका पोशाक काफी ज्यादा बेहतर था, तो पोशाक के बारे में हम लोग देखेंगे। अब जो पगड़ी जो देख रहे हैं, सूट टाइप का जो देख रहे हैं, ये सारा का सारा पहनावा किसका था, तो आपको कनिष्क का ही था। ठीक है, तो कनिष्क का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी पॉइंटों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखे ना देता हूं, आप सभी को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा मेन पॉइंट। अब कनिष्क का जो साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था, यह भी आप ना लिख लीजिए। इसका कनिष्क का जो साम्राज्य, कनिष्क का साम्राज्य फैला हुआ था रूस, ईरान, अफगानिस्तान तथा भारत के बनारस, बनारस जो आज का वाराणसी तक आपको फैला हुआ था। ठीक है, कनिष्क ने चीन पर 2 बार आक्रमण किया। पहला बार हार गया और दूसरी बार यह जीत यहां लेता है। ठीक है, और जीतने के बाद यह सिल्क रूट के क्षेत्रों से यह सिल्क रूट को भी आपको जीत लेता है। ठीक है, इसने जम्मू कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना की। यह तो मैंने अभी भी बताया। कनिष्क क्या करता है, जम्मू कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर की क्या करता है, स्थापना करता है, जो कि कहां है, J&K, जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो आपको जानना है, आपका जो कनिष्क है, कनिष्क राजा बनता है, यानी सिंहासन पर बैठता है 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में यह सिंहासन पर बैठता है और यह राज करता है 101 ईस्वी तक। यह क्या करता है, यह आपको शासन करता है। अर्थात इसका मृत्यु 102 में कनिष्क का मृत्यु हो जाता है। कनिष्क का मृत्यु कब हो जाता है, तो पहले बच्चों 102 ईस्वी में कनिष्क का मृत्यु हो जाता है। इसलिए कनिष्क जो है
78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक वह आपको शासन करता है। इस अवधि में वो क्या करता है, वह शासन करता है। और कहा जाता है कि जब से कनिष्क ने आपको राजा बना, यानी सिंहासन पर बैठा, कब आपको सिंहासन पर बैठा, तो 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसी समय से शक संवत की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? शक संवत, ठीक है, शक संवत की शुरुआत हुई, ठीक है। और ये जो शक संवत है इसका प्रयोग भारत सरकार भी करती है आज आपका, ठीक है, आज जो आपका भारत सरकार है वह भारत सरकार शक संवत को ही क्या करता है, तो आपको मानता है। शक संवत एक प्रकार से समझिए तो समय की शुरुआत है। क्या है? तो समय की शुरुआत यहां से शक संवत की शुरुआत है, ठीक है ना। तो मेन आपको याद कर लेना है कि शक संवत कहां से शुरू होता है, तो 78 ईस्वी से होता है, जब कनिष्क आपको राजा बनता है, या राजा बनने का मतलब जब वो सिंहासन पर बैठता है, तब शक संवत की शुरुआत होता है, ठीक है। और कनिष्क जो है 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक राजा बना रहता है, और इसका मृत्यु 102 में आपको हो जाता है, ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क ने आपको चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति आपको बुलाई थी, यानी आयोजन किया था। यह भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कौन किया था, तो कनिष्क ही आपको किया था, ठीक है, कनिष्क आपको किया था, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति, मन है तो लिख सकते हैं, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने ही आपको करवाया था, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ये आपको हमेशा याद रखिए, कनिष्क वो पहला शासक है जिन्होंने लंबा कोट पहना था, ठीक है। कौन सा कोट पहना था? लंबा कोट, यानी इतिहास में पहली बार लंबा कोट, लंबा कोट, ठीक है, लंबा कोट पहनने का जो फैशन है वह कौन प्रारंभ किया था, तो वह आपको कनिष्क ने किया था। कौन किया था? कनिष्क ने किया था। ये आपका काफी ज्यादा भिवियाय हो जाता है, इसको याद ही कर लीजिएगा। लंबा कोट पहनने का फैशन कौन आपको किया था? कनिष्क ने आपको किया था, ठीक है, ये भी याद आप ये कर आप लीजिएगा। उसके बाद कनिष्क ने भवन निर्माण में सुर्खी, चूना, टाइल्स का प्रयोग किया था। आज आप देखिएगा कि पुराना घर जो भी होता है, पुराना घर का जो भवन जो सुर्खी से बना होता है, तो सुर्खी से भवन निर्माण का कला भी कनिष्क के ही समय से हुआ था। किसके समय से हुआ था? तो कनिष्क के ही आपको समय से हुआ था, ठीक है। कनिष्क ने कई सारी फैशन वस्तुओं का प्रचलन किया, जिसमें लंबा कोट था, चूड़ीदार पैजामा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, चूड़ीदार पजामा, चूड़ीदार पजामा का भी प्रचलन कनिष्क से ही आपको हुआ था, ठीक है। कुर्ती हो गया, कुर्ता हो गया, सॉरी कुत्ता लिख दिए, कुर्ता हो गया, इसका भी प्रचलन कनिष्क से ही आपको है ना हुआ था। पगड़ी हो गया, पगड़ी का भी प्रचलन आदि कनिष्क से ही आपको है ना हुआ था, ठीक है। प्राचीन भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे, यानी सबसे ज्यादा जो तांबा का सिक्का है आपको कनिष्क ने ही आपको चलवाया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कनिष्क के बारे में इतना काफी ज्यादा है, मैंने आपको बहुत ज्यादा आपको बता दिया। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने क्या क्या बताया? आज मैंने आपको खास करके मौर्योत्तर काल के बारे में बताया, ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में बताया, सातवाहन वंश के बारे में बताया, और कुषाण वंश के बारे में आपको मैंने बताया। एक और आपका क्लास होगा, लेक्चर क्लास, वह है गुप्त काल, वह है आपको गुप्त साम्राज्य, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का जो क्लास है वो आपको एक क्लास में होगा, फिर आपके बाद जो दूसरा अध्याय है वो आपको प्यारे बच्चों समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुप्त साम्राज्य की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने
अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो आप अवश्य रूप से कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए आपको मात्र 1500 रुपये आपको लगेंगे, जिसमें आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त किया है नहीं जाएगा, ठीक है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो फोन करके अत्यधिक जानकारी आप ले सकते हैं। तो हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।